Hey guys, this is Susankar Tiwari and you are watching my YouTube channel Exam Models Begins। तो आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक CHSL लेटर राइटिंग, जो कि आपने देखा होगा कि CHSL 2019 का टीयर 2 का एग्जामिनेशन हो गया है और आंसर की भी आ चुकी है। तो अब बारी है आपकी टीयर 3 की, जिसमें आपको लिखना होगा एक लेटर और उसके साथ साथ एक एसे। तो लेटर राइटिंग और ऐसे में किस तरीके से आपको कुछ नंबर गेन करने होते हैं और किस तरीके से मार्किंग होती है, वो चीजें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। साथ में हम आपको एक ऐसे भी लिख कर दिखाएंगे जिसमें सूचना का अधिकार हमारा टॉपिक है, वो हमने लिखा हुआ है और आपको बताएंगे किस तरीके से उस पे नंबर आपको दिया जाता है। क्योंकि आप जब भी ऐसे या फिर लेटर राइटिंग करते हो तो आपको मार्किंग जो मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे कंटेंट पर ही नहीं मिलती, बल्कि सेक्शन वाइज मिलती है। तो वो कौन कौन से सेक्शंस के लिए कितने कितने नंबर आपको मिलेंगे, वो डिटेल आपको जानना जरूरी होगा। अगर आप इन सभी रूल्स को जो यहाँ पर बताए जाएंगे, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको लेटर में भी और ऐसे में भी, दोनों में भी 40 से ज्यादा नंबर लेकर के आप आ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे दी जाएगी और जो भी डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है उसका पीडीएफ भी आपको मेरी टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, उस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से आपकी मार्किंग की जाती है। तो देखिए, ऐसे और लेटर राइटिंग दोनों ही 50-50 नंबर के होते हैं। अब इसमें कंटेंट जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से उन्हें कैटेगराइज किया जाता है कि जैसे जो भी आपने लेटर या ऐसे लिखा हुआ है, लेटर यानी कि पत्र और ऐसे यानी कि निबंध, ठीक है, वो उसकी जो कंटेंट है क्या वो रिलेवेंट है, रिलेवेंट यानी प्रासंगिक है क्या, इसके लिए आपको एसी में भी 10 नंबर और लेटर में भी 10 मार्क्स दिए जाते हैं। ये फुल मार्क्स है। ठीक है, तो अगर आपने कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट है और आपने अच्छे तरीके से लिखी हुई है, रिलेवेंट होने का मतलब कि जिस टॉपिक पे आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका रिलेवेंट कंटेंट माना जाएगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको ने जो भी टॉपिक दी गई है उससे आप घूम फिर कर कहीं दूसरे चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो और उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज है स्पेलिंग ग्रामर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसे में भी और लेटर में भी। इसके लिए एसे में आपको 5 नंबर मिलेंगे, वहीं लेटर में आपको इसके लिए 4 नंबर मिलते हैं। वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना होता है कि जैसे आपको पता है कि जो पत्र यानी कि लेटर है उसमें आपको मैक्सिमम 150 और ऐसे के लिए 250 वर्ड्स ही लिमिट होता है। ठीक है, तो 200 से 250 के बीच में आपको लिखना होता है ऐसे। वहीं 150 तक यानी 10% कम ज्यादा हो सकते हैं, यानी 10 वर्ड कम या ज्यादा आप लिख सकते हो। कंटेंट क्वालिटी की बात करें तो इसके लिए भी आपको एकदम बढ़िया नंबर मिलता है, 8-8 नंबर दोनों में मिलेंगे, ऐसे में भी और लेटर में भी। तो कंटेंट की क्वालिटी का मतलब ये हो गया कि जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो क्या नॉर्मल वर्ड्स हैं या फिर थोड़ा सा एडवांस क्वालिटी के हैं। तो आपके जो वर्ड्स होंगे ना, कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो एग्जामिनर्स को एक मतलब वो बढ़िया व्यू उसमें आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो काफी एकदम सरल नहीं बल्कि थोड़ा सा एडवांस करके आप लिखो, तो आपकी आपको जो है फुल मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पर 8 में से 8, है ना। इसके अलावा फॉर्मेट को भी ध्यान में रखना चाहिए और फॉर्मेट का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो लेटर में है। यहाँ पर 8 नंबर दिए जाते हैं, वहीं ऐसे में इसके लिए 5 मार्क्स। तो फॉर्मेट को ध्यान में रखना, जैसे कि लेटर में जो होता है कौन औपचारिक पत्र है कौन अनौपचारिक पत्र है, ठीक है, उन सब के जो भी प्लेस होती है, कहाँ पे डेट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैलूटेशन कहाँ लगाना है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इजीली 8 मार्क्स वहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा राइटिंग पर भी ध्यान दिया जाता है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आपने साफ सुथरा राइटिंग लिखा है तो ऐसे में इसके लिए आपको 5 नंबर और लेटर में आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इफेक्टिव सेंटेंस, जी बिल्कुल, इफेक्टिव सेंटेंस होने का मतलब ये है कि आप जो है ना अपने टॉपिक से भड़के नहीं है, आपने जो बातें लिखी हैं एकदम टू द पॉइंट लिखी है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं, 7 नंबर ऐसे में और लेटर में 6 नंबर। कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस का मतलब जुड़ाव
यानी कि जो भी आपने टॉपिक डिसाइड किया है जिस पे आप लेटर या ऐसे लिख रहे हो, तो उसके साथ कितना जुड़े हुए हो आप, आपका कहीं अलगाव तो नहीं हो रहा है, कहीं दूसरी चीजों दूसरे टॉपिक पे भटक तो नहीं जा रहे हो। तो इन सभी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स ऐसे में और 6 मार्क्स लेटर मिलते हैं, और कुल मिलाकर ये दोनों के लिए ही 50-50 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका टीयर थर्ड जो CHSL का होने वाला है फरवरी 14 को, उसमें आपको ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे अगर आप, तो इस तरीके से आप अपना मार्क्स गेन कर पाएंगे। और हर एक पार्ट को आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी चीजें लिखें रिलेवेंट हो, ग्रामर आपका सही होना चाहिए, और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो मात्राएं आपकी सही होनी चाहिए, वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना है, क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट में, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, राइटिंग को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी टाइम है, आप अपने राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव सेंटेंस होना चाहिए और कोहेसिवनेस भी होनी चाहिए। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखो और फिर आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली आपका एक बूस्टअप तैयार होगा और आप एक अच्छा लेटर या फिर ऐसे लिख सकते हो। यहाँ मैं एक ऐसे लेकर भी आया हूँ सूचना का अधिकार पर, उसे मैं दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल जो कि एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पर जुड़े हुए हैं, दैट इज द टैग ऑफ द बी अ वॉरियर डोंट बी अ वॉरियर, ऑफ कोर्स। तो आप यहाँ पर हमें कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा आप चूज करते हो जिसपे आपको एक लेटर या फिर ऐसे लिखवाना हो। जरूर हम उसको लेकर के आएंगे और उसमें आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो एकदम से रिलेवेंट होगा आपके टॉपिक से, आपके एग्जामिनेशन से। तो उसे हम जरूर लेकर के आएंगे, इसलिए आप जरूर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई जो भी कंटेंट है वो आपको अच्छी लगती है तो साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने एसी के ऊपर, देखते हैं। तो यहाँ है आपका टॉपिक, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कानून भारत की जनता को सरकार से सूचना पाने का अधिकार प्रदान करता है। तो जब भी आप लेटर की स्टार्टिंग करें तो जो भी आपने टॉपिक लिखा है ना, उसका पहले आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है कि जो भी आप चीजें बताने जा रहे हो उसका एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यही किया जा रहा है कि सूचना का अधिकार क्या चीज है, मैं उसके बारे में पहले बताता हूँ। ये एक जनता को सरकार से सूचना पाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद भारत की विश्व का 55वां देश बन गया, है ना। तो ये एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है सूचना के अधिकार के बारे में जो कि आपको स्टार्टिंग में देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जहां देशवासियों को कानून के माध्यम से किसी भी विभाग, केंद्र अथवा परियोजना से किसी प्रकार का सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर जो मैंने बातें बताई ये पहली पैराग्राफ है जिसमें सूचना के अधिकार से ब्रीफ नॉलेज दी गई कि ये क्या चीज है और इसका क्या मायने है। ठीक है, आगे लिख रहे हैं, सूचना प्राप्त करने का अधिकार से संबंधित विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया तथा इस विधेयक को 15 जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो अब जाके दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि ये कब लागू हुआ और कौन सा विधेयक इसके लिए पारित किया गया था। और यह कानून 12 अक्टूबर 2005 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया। तो पहले आपने देखा कि ये सूचना का अधिकार क्या है उसके बारे में बताया गया। अगले पैराग्राफ में बताया गया कि ये किस तरीके से लागू हुआ। आगे देखते हैं, सरकार अधिकारियों के कामकाज में सुधार लाने के लिए यह प्रयास बेहद आवश्यक था। देश में फैली भ्रष्टाचार और उच्च पद पर आसीन अधिकारियों में व्याप्त लाल फीताशाही, जो मैंने बोला था क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, तो वो इस तरीके के कुछ टर्म्स होने चाहिए जो थोड़े से एडवांस होने चाहिए, जैसे लाल फीताशाही वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है, पर नियंत्रण करने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो आज पूरे देश को खाए जा रहा था, उसे देशवासियों को बचाने के लिए लोगों को कानून द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, ऐसा समझकर इसे पारित किया गया था। तो ये जो तीसरी जो पैराग्राफ यहाँ पे लिखी गई उसमें ये बताया गया कि क्या लाभ हुए हमारे सूचना का अधिकार लागू होने से। तो कुल मिला के एक तरीके से हर पैराग्राफ में इस सूचना का अधिकार टॉपिक से जुड़ा हुआ, मतलब कोहेसिवनेस होना चाहिए,
आपकी कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए। तो ये रिलेवेंटी इसी को कहते हैं कि आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो ना, उसी से जुड़ी हुई हर बात को बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि इससे क्या लाभ हुए हैं। फाइनली ये बताया जा रहा है कि इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र द्वारा एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें सूचना तथा एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिक से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। तो यहाँ पर फिलहाल फाइनली ये बताया जा रहा है कि इस अधिनियम का जो प्रोसेसिंग है, किस तरीके से ये अधिनियम कार्य करती है और किस तरीके से इसका संगठन होता है, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री इसके सदस्य होंगे। तो फिलहाल ये इस पैराग्राफ में ये बता दिया गया कि किस तरीके से इनकी जो समिति होती है उनका गठन कैसे होता है, कैसे इनका चुनाव होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई। तो फाइनली ये जो पूरे वर्ड्स आपने देखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कंटेंट है वो कितने वर्ड्स का है। तो यहाँ पे ये मैंने MS वर्ड का यूज किया हुआ है, इसमें आपको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर 259 वर्ड्स टोटल काउंट करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो कंटेंट का लिमिटेशन था वो भी यहाँ पर हमने फुलफिल किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि हमारा जो हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें हर चीज को फॉलो किया गया। ये रिलेवेंट था। ठीक है, साथ में ये कोहेसिवनेस भी था, इसमें वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आप जो इस चार्ट को फॉलो कर पाओगे और इस तरीके से आपको एक गुड मार्क्स मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हर चीज को ध्यान में रख के लिखो। अगली बार हम लेटर लेकर आने वाले हैं, तो आप उसके लिए मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट में कि किस टॉपिक पर हम लेटर लेकर के आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, तब तक भी धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।